मिस्टर गांधी का लहजा इंतहाई तलख हो गया। आप लोग अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम रहे हैं, तो क्या मैं स्कॉटलैंड यार्ड से आदमी मंगवाऊं? बड़ी शर्म की बात है कि दुश्मन आपकी आंखों के सामने भारत पुरुष को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा गया और आप कुछ न कर सके। मैंने सर झुका रखा था कि नखियों से देखा कि मिस्टर टंडन, मिस्टर तिवाड़ी और डीजी रामामूर्ति के रंग उड़ चुके हैं। इनके चेहरे छोटे से हो गए थे। न सिर्फ इनकी नौकरियां बल्कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में था। मिसेस गांधी हम पर बरस रही थी। जब वो अपनी दिल की खूब भड़ास निकाल चुकी तो डीजी रामामूर्ति ने बड़े अदब से कहा, योर एक्सीलेंस, आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस सबोताज के जिम्मेदार अफराद को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारी सारी फोर्स हरकत में है। मगरबी और मशरिकी बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है। मिसेस गांधी ने टंडन की तरफ देखकर कहा, मिस्टर टंडन, आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर टंडन को जैसे एक झटका सा लगा, जल्दी से हाथ जोड़ते हुए बोले, योर एक्सीलेंस, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे महकमे के आदमी दुश्मन के ठिकाने तक पहुँच गए हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मैं असली दुश्मन आपके सामने ला खड़ा कर दूँगा। मेरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई, मगर मैं अपनी जगह पर कायम रहा। फ़ौरन ही मिस्टर टंडन की हामी हामी मिलाते हुए कहा, योर एक्सीलेंस, दुश्मन के एजेंट हमसे बचकर नहीं जाएंगे। टंडन जी ठीक कह रहे हैं, हमारा महकमा बहुत जल्द इनको दबोचने वाला है। डीजी रामामूर्ति को कुछ हौसला मिला। इसका एतमाद बहाल हुआ। इसने भरपूर अंदाज में मिसेस गांधी को यकीन दिलाया कि दुश्मन के तखरीबकार बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मिसेस गांधी का चेहरा इसी तरह संजीदा और गंभीर था। ये मीटिंग रात 1 बजे तक जारी रही। आखिर में मिसेस गांधी ने हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और मीटिंग खत्म हो गई। मिस्टर टंडन के चेहरे पर भरपूर एतमाद की झलक थी। लगता था जैसे इसने दुश्मन को पहचान लिया है। मैं चौकस हो गया। डीजी रामा ने हम तीनों को ब्रीफ करते हुए कहा कि दुश्मन के किसी न किसी तखरीबकार को 1 हफ्ते के अंदर अंदर काबू करना बेहद जरूरी है। जैसे भी हो दुश्मन के किसी एजेंट को गिरफ्तार किया जाए, वरना हम में से किसी एक की भी नौकरी नहीं बचेगी। मैं घर आकर लेट गया। आंखें चल रही थी मगर नींद नहीं आ रही थी। हालात नाजुक सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मिस्टर टंडन की एमा पर मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। किसी हतमी सबूत के बाद मिस्टर टंडन मुझ पर हाथ नहीं डाल सकते। ये उसूली तौर पर भी गलत था। कोई जिम्मेदार इंटेलिजेंस अफसर किसी दूसरे इंटेलिजेंस अफसर पर कमज़ोर वार नहीं करता। अगर कोई बैन सबूत पास न हो तो वार के उल्टा पड़ जाने का खतरा होता है। एक बात आप अपने जहन में रखें कि मिस्टर टंडन इस पोजीशन में था कि वो जब और जहां चाहे मुझे कत्ल करवा सकता था, लेकिन दुश्मन के एजेंट को हलाक करने से फरार होने का मौका फराहम करने के बराबर होता है। क्योंकि एजेंट को अगर आप मौत के घाट उतार देते हैं तो आप इससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मकसद ये होता है कि एजेंट को जिंदा पकड़कर पूरे रैकेट यानी पूरी टोली को अपने काबू में कर लेते हैं और मुल्क मजीद तबाहकुन तखरीबकारियों से बच जाता है। मिस्टर टंडन भी मुझे किसी सबूत की बिना पर जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था। इसने मुझ पर पहला बार सुजाता के जरिए घर में ट्रांसमीटर रखवा कर किया जो खाली गया। दूसरी बार इसने मेरे पीछे आदमी लगाए जिनको हमेशा की नींद सुला दिया गया। मुझे अंदाजा था कि टंडन मेरे पीछे अब मजीद आदमी लगाएगा और मेरी एक एक नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखेगा। मैं ये भी जानता था कि मेरा आइंदा मिशन भारत की मगरबी सरहद पर फौजों की नकलो हरकत की रिपोर्ट हासिल करना है, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। सियासी हालात ऐसे थे कि मिसेस गांधी किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला करवा सकती थी और इस बार सबसे ज्यादा दबाव कसूर सेक्टर पर होने वाला था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारत तेजी से हमला करने कसूर को लाहौर से काट कर इस पर कब्जा कर लेना चाहता था। मुझे इस हमर का इशारा दे दिया गया था कि मेरा आइंदा मिशन क्या होगा और किस कदर अहम होगा। इन हकाइक की रोशनी में मिस्टर टंडन मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी, सबसे बड़ी दीवार थी जो मेरे और मेरे आइंदा मिशन की राह में हाइल थी। मुझे इस रुकावट को दूर करना था, इस दीवार को गिरा देना था। बज़ाहिर मिस्टर टंडन का मुझसे सलूक इंतहाई मुशफ़क़ाना हो गया था। मेरे सेक्रेटरी हो जाने के बाद इससे तकरीबन रोज़ ही मुलाकात रहती थी। वो पहले की तरह बल्कि पहले से ज़्यादा खंदा पेशानी से मिलता। सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी का रवैया भी मेरे साथ बड़ा नॉर्मल था। डीजी इंटेलिजेंस की तरफ से दबाव बढ़ने लगा कि किसी एक एजेंट को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए ताकि हम प्राइम मिनिस्टर को अपनी कारकर्दगी दिखाकर अपनी नौकरी की हिफाजत कर सकें। इसमें कोई शक नहीं था कि मिसेस गांधी की जज्बाती और मुंतकमाना तबीयत के बाइस ये लोग किसी भी वक्त इसकी जद में आ सकते थे। अब ज़रूरी हो गया था कि किसी गैर मुल्की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ कर पेश कर दिया जाए। अगर पाकिस्तानी एजेंट नहीं मिलता तो किसी भी मुसलमान को पकड़ कर इसे एजेंट जाहिर करके प्राइम मिनिस्टर के आगे सुरखरुई हासिल की जाए। मैंने एक मीटिंग में जब यह तजवीज़ पेश की कि मेरे ख्याल में चूँकि साइरस की तबाही की जिम्मेदारी श्रीलंका के भारत दुश्मन सिनहाली तखरीबकारों पर आयद होती है,
तो मिस्टर टंडन ने किसी कदर तल्खी से कहा, यह सिनहाली एजेंटों की नहीं पाकिस्तानी एजेंटों की कार्रवाई है। पाकिस्तानी तखरीबकार राजधानी में भी सरगर्म है, हमें इनमें से किसी को पकड़ना होगा। इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर टंडन की इस खतरनाक अज़म के पेश नज़र इसी वक्त फैसला कर लिया कि अब इस शख्स का जिंदा रहना मेरे मिशन के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकता है। मैंने मिस्टर टंडन को हर हालत में ख़त्म करने का फैसला कर लिया। मैं अभी टंडन को हलाक करने के तरीक़ों पर गौर ही कर रहा था कि एक रोज़ अपने ऑफिस गया तो तिवाड़ी मेरे कमरे में आया। वो बड़ा खुश था। मेरी मेज़ पर दोनों हथेलियाँ टिकाते हुए बोला, कैप्टन मेहता बधाई हो, हम सब की नौकरी बच गई है। रात हमने कमला मार्केट से एक पाकिस्तानी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा माथा ठनका, कहीं अपना कोई एजेंट तो नहीं पकड़ा गया। मैंने उठकर तिवाड़ी से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और इसे बधाई देते हुए कहा, मिस्टर तिवाड़ी, अब भगवान ने चाहा तो हम पाकिस्तानी तखरीबकारों के सारे गैंग को पकड़ लेंगे। तिवाड़ी कुर्सी खींचकर बैठ गया और सर खुजाते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं कि हम इस पाकिस्तानी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। मेरे इस्तफसार पर तिवाड़ी ने असल बात मुझे बता दी। कहने लगा, बात यह है कि हमने महज अपनी नौकरी बचाने के लिए इस आदमी को पकड़ा है। हमारी इत्तला के मुताबिक ये आदमी पाकिस्तानी जासूस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से यहाँ दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हुआ था। मगर इससे क्या, हमें तो इस वक्त कोई पाकिस्तानी पकड़ना था, सो पकड़ लिए। वो उठकर जाने लगा तो दरवाजे के पास रुक गया। पलट कर बोला, हमने डीजी रामा मूर्ति को असल बात नहीं बताई। हमने यही रिपोर्ट दी है कि ये पाकिस्तानी तखरीबकार है और नकली वीज़े पर भारत आया हुआ था। तुम इस बात को जहन में रखना। मिस्टर तिवाड़ी रहतक हसार का रहने वाला था और मिस्टर टंडन की तरह तैयार रहता था। इसकी जगह मिस्टर टंडन होता तो ये बात मुझे कभी न बताता। बहरहाल इसने असल बात खोल दी थी और अब मुझे इस बदनसीब पाकिस्तानी की फिक्र लग गई जिस पर जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ टूटने वाला था, जो बेगुनाह था, बेकसूर थे। ये लोग इस पर बेपनाह तशद्दुद करके इससे झूठा बयान दिलवाने की कोशिश करेंगे कि इसे पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत में तखरीबकारी के लिए भेजा है। फिर इस पर साइरस एटमी प्लांट की तबाही का इल्ज़ाम साबित करके इसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। यूं इस बदनसीब पाकिस्तानी को एक ऐसे जुर्म की सज़ा दी जाएगी जो इसने नहीं किया था। एक एतबार से इसे मेरी तखरीबकारी की सज़ा मिलेगी। ज़ाहिरी तौर पर मैंने मिस्टर तिवाड़ी के सामने बेहद खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। 1 घंटे बाद जब मिस्टर टंडन से मुलाकात हुई तो मैंने इसे भी बड़े मोहतात तरीके से इस कारनामे पर बधाई दी, यानी मुबारकबाद पेश की। टंडन का चेहरा संजीदा था। लगता था वो मेरे दिल को कुरेदने की कोशिश कर रहा है। इसकी आंखें एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे पर जम गई, फिर मुस्कुराया और बोला, कैप्टन, अगरचे हमारे पास इस पाकिस्तानी तखरीबकार के खिलाफ कोई वाज़ेह शहादत नहीं है, मगर हम इससे सब कुछ मनवा लेंगे, वो हमें सब कुछ बता देगा। मैंने कहा, सर, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे यकीन है कि जब इस पर तशद्दुद किया जाएगा तो वो सारी बातें उगल देगा। इसकी वजह से हम इसके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर सकेंगे। मिस्टर टंडन ने हल्का सा सिगार का कश लगाया, मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, मिस्टर तिवाड़ी का ख्याल है कि ये काम पाकिस्तानी है जो वीज़े पर दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है और इससे हमें बाज़ ऐसे पाकिस्तानी एजेंटों के नाम भी मालूम हो जाएंगे जो खुद हमारे महकमे में सरगर्मी अमल है। मैंने मिस्टर टंडन की बात की पुरजोर तायीद करते हुए कहा, यह तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हो। हमें इस पाकिस्तानी एजेंट पर किसी हालत में भी रहम नहीं खाना चाहिए। वो यकीनन पाकिस्तानी तखरीबकार ही है, लेकिन मिस्टर टंडन के दिल में जो भयानक ख्याल छुपा हुआ था, इसको मैंने पा लिया। इसका मंसूबा था कि वो इस बेगुनाह पाकिस्तानी पर अलमनाक तशद्दुद के बाद इसे बयान दिलवा देगा कि दिल्ली में इसके जो साथी एजेंट सरगर्मी अमल हैं, इनमें कैप्टन मेहता भी है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है और इसके एवज़ पाकिस्तानी सफारत खाने से भारी रकूम वसूल करता है। ये बड़ा ही ख़तरनाक प्लान था जो मिस्टर टंडन के जहन में था और जिस पर वो यकीनन अमल करने वाला था। मैं मुस्कुराते हुए टंडन की तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था कि टंडन जी, अब आपकी ज़िंदगी के बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तुम अब मुझसे नहीं बच सकोगे। मिस्टर टंडन मुझसे कह रहा था, कैप्टन मेहता, तुमसे ज़्यादा मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि इस पाकिस्तानी एजेंट से तुम ही पूछगछ करोगे। इसमें कोई शक नहीं था कि मिस्टर टंडन ने बहुत सोच समझकर मेरी ड्यूटी लगाई थी। यकीनी तौर पर इसने पूछगछ करने वाली कोठरी असल में खुफिया मगर बेहद ताकतवर माइक्रोफोन लगा दिए होंगे ताकि पाकिस्तानी एजेंट के साथ मैं जो भी गुफ्तगू करूँ वो रिकॉर्ड हो जाए। चूँकि इसे मुझसे पहले ही पाकिस्तान के एजेंट होने का शक था, इसलिए वो चाहता था कि मैं अगर पूछगछ के दौरान पाकिस्तानी एजेंट से हमदर्दाना या राजदारी की कोई बात करूं तो मिस्टर टंडन के हाथ एक सबूत आ जाए जिसकी बिना पर वो मुझे भी गिरफ्तार कर सके। मैं इतना पागल नहीं था। मैंने कहा, शुक्रिया सर, आपने मुझ पर एतमाद जाहिर किया। मैं आपका ग्रेटफुल हूँ। ये पाकिस्तानी एजेंट कहाँ रखा गया है? मिस्टर टंडन ने बताया कि वो लाल किले के एक तहखाने में कैद है। मुझे कहा गया है कि मैं शाम को लाल किले में जाकर इससे पूछगछ का सिलसिला शुरू करूं और दूसरे रोज़ अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करूं।
ये सब कुछ मुझे जाल में उलझाने के लिए किया जा रहा था। मैं भी अपने तौर पर पूरी तरह चौकस था, साथ ही साथ मिस्टर टंडन को अपने रास्ते से हटाने के तरीकों पर भी बड़ी तेज़ी से गौर कर रहा था। शाम को दफ्तर से निकलकर मैं इस पाकिस्तानी शहरी को देखने के लिए मैं गया जो अपनी बदकिस्मती की वजह से भारतीय इंटेलिजेंस के फंदे में फंस गया था और अब बज़ाहिर इसका जिंदा बच निकलना नामुमकिन नजर आता था। किले के तहखाने में बिजली का 100 वोल्ट का बल्ब रोशन था। बदकिस्मत पाकिस्तानी के जिस्म पर सिवाय एक फटी हुई निक्कर की और कुछ नहीं था। महकमे के 2 पेशावर मुलाजिम इस पर काफ़ी तशद्दुद कर चुके थे। एक नौजवान पाकिस्तानी था, इसकी एक आंख सूज कर स्याह हो रही थी, निचला होंठ फट गया था जहाँ से खून रिस रहा था। इसे 2 आदमियों ने पकड़कर तख्ते पर बिठा रखा था। बेचारे का तशद्दुद की वजह से बुरा हाल हो रहा था, इसका सर बार बार ढलक जाता था। मैं जाते ही इसके सामने लोहे की कुर्सी पर बैठ गया और अपने आदमी से कहा कि इसका सर ऊपर करो। इस बेदर्द आदमी ने पाकिस्तानी नौजवान के सर को बालों से पकड़कर ऊंचा कर दिया। पाकिस्तानी नौजवान की सूजी हुई आंख बंद थी, दूसरी आंख जरा सी खुली थी। मैंने तहुकमाना आवाज में पूछा, तुम्हारे दूसरे साथी कौन है, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? अगर तुम हमें इनके नाम बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवान ने रोते हुए कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, मैं जासूस नहीं हूँ सर, मैं वीज़ा लेकर आया था मामू से मिलने, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ। और वो फूट फूट कर रोने लगे। इसकी हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। सबसे पहले तो मुझे ये इत्मीनान हुआ कि ये अपना एजेंट नहीं है। अपने एजेंटों के चेहरे मेरे लिए अजनबी नहीं थे, मैं उन्हें पहचान सकता था। ये बेगुनाह पाकिस्तानी था। दूसरी बात ये थी कि इसे मेरे अमाल की सज़ा मिल रही थी, इसको बचाना मेरा फ़र्ज बनता था। वैसे भी मैं खुद पाकिस्तानी था, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और मैं अपनी आंखों के सामने एक पाकिस्तानी भाई पर जुल्म और तशद्दुद होते कैसे देख सकता था। इस तहखाने में मुझे मालूम था कि खुफिया माइक्रोफोन ज़रूर लगे हैं, वहाँ मैं इस बेगुनाह पाकिस्तानी से कोई बात नहीं कर सकता था। बहरहाल मैंने अपने रवैये से यही जाहिर किया कि मैं एक जिम्मेदार भारतीय अफसर हूँ और मुझे हर हालत में भारत माता का मुफाद अजीज़ है। मैंने बेचारे पाकिस्तानी को एक तमांचा भी मार दिया। मैं 15-20 मिनट तक वहाँ बैठा पूछगछ करता रहा। पाकिस्तानी यही कहता है कि मुझे बेगुनाह पकड़ा गया है, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं दिल्ली वीज़ा लेकर अपने मामू से मिलने आया था। वो रोए जा रहा था। मैंने इसकी गर्दन पर एक और मुक्का जड़ दिया और उठकर चला गया। खुफिया माइक्रोफोन के डर से मैं अपने आदमियों को ये भी ना कह सका कि इस पर मज़ीद तशद्दुद न करें। दूसरे रोज़ मैंने मिस्टर टंडन को जो रिपोर्ट पेश की, इसमें लिखा था कि मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तानी जासूस बेहद अय्यार और होशियार है। वो इतनी आसानी से नहीं बकेगा, लेकिन हमें इस पर 3rd डिग्री आजमानी होगी। वो ज़रूर अपने साथियों के नाम बता देगा। मिस्टर टंडन ने मेरी रिपोर्ट पढ़ी और इसे फाइल में लगाते हुए बोला, डीजी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर दी है कि हम साइरस के तखरीबकारी की जिम्मेदार पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी हो सके इस एजेंट के साथियों की निशानदही होनी चाहिए, तब ही हमारी खाल बच सकेगी, वरना प्राइम मिनिस्टर की अताब से हम में से कोई भी नहीं बच सकेगा। मैंने कहा, सर मेरा ख्याल है कि 3rd डिग्री को ये पाकिस्तानी एजेंट शायद ही बर्दाश्त कर सके, कल तक वो ज़रूर बक पड़ेगा। इस रोज़ भी बेचारे बेगुनाह पाकिस्तानी पर मेरी आंखों के सामने बेहद तशद्दुद किया गया। 3rd डिग्री एक भयानक तशद्दुद है जिसके बारे में सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी होगा कि इसे बड़े से बड़ा डाकू भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इस पतले दुबले पाकिस्तानी में इतनी सिक्कत कहाँ थी भला? जब 3rd डिग्री तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तानी नौजवान बेहोश हो गया। इसे होश में लाने के बाद तशद्दुद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। पाइप के ज़रिए इसके मैदे में इतना पानी दाखिल किया गया कि इसका पेट फूल गया। बेचारा ऊँट की तरह बिलबिलाने लगा। जब इसके पेट पर लकड़ी से ज़रबे लगाई गई तो इसकी चीखें निकल गईं और वो एक बार फिर बेहोश हो गया। मुझसे ये दिलदोज़ मंजर देखा नहीं जाता था, मगर देखना ही पड़ रहा था। ये बदकिस्मत पाकिस्तानी लाहौर से दिल्ली अपनी जिस मामू को मिलने आया था, इनमें से किसी ने इसकी पैरवी नहीं की थी। वो खुद सहमे हुए थे कि कहीं इनके सारे ख़ानदान को जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़कर जेल में सड़ने के लिए न डाल दिया जाए। आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि जब भारत में किसी पाकिस्तानी को जासूसी के इल्ज़ाम में ज़बरदस्ती पकड़ लिया जाता है तो इस पर क्या क़यामत नहीं गुजरती। वहाँ इसका कोई वाली वारिस नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। इसकी ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं होती। इसे सिर्फ इस हद तक ज़िंदा रखा जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले सके और अपने साथियों के नाम पते बता दे। पंजाब और यूपी की जेलों में ऐसे कई बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं जिनको जासूसी के झूठे इल्ज़ाम में पकड़कर इन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। कई इस तशद्दुद की ताब न लाते हुए शहीद हो गए और इनकी लाशों को वहीं जेल के अंदर गड़ा खोद कर दफन कर दिया गया। जो सख्त जान थे वो माजूरी के आलम में अब भी भारतीय जेलों में सिसक सिसक कर जी रहे हैं। इनमें से कोई नाबीना हो चुका है, किसी की टांगें कट गई हैं और कोई बाजू से महरूम हुआ है और मौत का इंतज़ार कर रहा है। इस नौजवान पाकिस्तानी का अंजाम भी मेरी आंखों के सामने था, जो एक इंतहाई दर्द अंगेज़ अंजाम था और जिससे मैं इसे हर हालत में बचाना चाहता था।
इस पाकिस्तानी नौजवान ने अपना नाम जमील अहमद बताया था। 3rd डिग्री के तशद्दुद की वजह से बदनसीब पाकिस्तानी जमील अहमद की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि लगता था वो थोड़ी देर बाद मर जाएगा। मेरी इमां पर इस पर तशद्दुद का सिलसिला रोक दिया गया। मैंने टंडन साहब को बताया कि ख़तरा है पाकिस्तानी एजेंट मर जाएगा, इसलिए 2 रोज़ तक इसे कुछ न कहा जाए, इसके बाद हम तशद्दुद का सिलसिला फिर से शुरू कर देंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2 दिनों के बाद ये पाकिस्तानी हमें सब कुछ बता देगा। मिस्टर टंडन ने 3rd डिग्री तशद्दुद को 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया। मैंने सुकून का सांस लिया। अब इन 2 दिनों में मुझे मिस्टर टंडन से निजात हासिल करना थी। हालात का पूरा जायज़ा लेने के बाद मैंने महसूस किया कि टंडन को अगर बाहर किसी जगह पर हलाक करता हूँ तो मेरे पीछे लगे हुए जासूसों की रिपोर्ट मुझे इसके कत्ल में फंसा सकती है। मेरे सामने अब सिवाय इसके दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि मिस्टर टंडन को इसके ऑफिस में ही ख़त्म कर दिया जाए। ये इतना आसान काम नहीं था, लेकिन अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता हूँ तो मुझ पर शुबा नहीं किया जा सकता। मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। मेरे जहन ने तमाम हालात को सामने रखते हुए मनसूबाबंदी शुरू कर दी। आखिर मैंने एक तरकीब पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया। हालात को देखते हुए यही एक तरकीब थी जिस पर मैं अमल कर सकता था। इस वक्त मुझे जहरीले सिगार बहुत याद आ रहे थे। चुनांचे मैंने ऐसा ही जहरीला सिगार खुद तैयार करने का फ़ैसला कर लिया था। सारी स्कीम मेरे जहन में थी। स्कीम पर अमल करने से एक अहम तरीन फ़ायदा ये था कि मुझ पर कोई भी शक नहीं कर सकता था। यूँ सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती। साइनाइड जहर सबसे ज़्यादा सरीउल असर और मोहलिक जहर है, और हमारी इंटेलिजेंस की लेबॉर्ट्री में ये जहर जर्द रंग के ज़र्राती सफ़ूफ़ की शक्ल में मौजूद था। लेबॉर्ट्री में आते जाते मैंने इसे एक अलमारी में शीशी में पड़े देखा था। इसके बाहर साइनाइड लिखा हुआ था। सुबह दफ्तर लगने के आधे घंटे बाद तक लेबॉर्ट्री का स्टाफ नहीं आता था। इस दौरान जमादार लेबॉर्ट्री खोलकर इसकी सफाई वगैरह करके चला जाता था। यही वो वक्त था जब मुझे लेबॉर्ट्री से साइनाइड जहर की बहुत ही कलील मिकदार चुरानी थी। रात को मैंने 11 बजे के बाद बॉस से राब्ता कायम करने की कोशिश की, मगर शायद मौसम की ख़राबी के बायस मैं ऐसा ना कर सका। ये पहला मौका था कि ख़राब मौसम मेरे और बॉस के दरमियान हाइल हुआ। दूसरे दिन सुबह मैं वक्त पर दफ्तर गया। तिवाड़ी अभी तक नहीं आया था। मैंने कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर तय करके जेब में रखा और लेबॉर्ट्री की तरफ टहलता टहलता चल पड़ा। लेबॉर्ट्री मेरे कमरे से एक ब्लॉक छोड़कर इसी बिल्डिंग में वाक़ई थी। लेबॉर्ट्री खुली हुई थी। चपरासी भी अभी नहीं आया था। मैं यूँ अंदर दाखिल हो गया जैसे मुझे किसी शय की तलाश हो। मैं उंगली पर बार बार फूंके मार रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई आ गया तो इसे कहूँगा कि उंगली दर्द कर रही है। स्पीड लगवाने आया था, मगर लेबॉर्ट्री बिल्कुल खाली पड़ी थी। मैं लंबे लंबे डग भरता सीधा कोने वाली बड़ी अलमारी की तरफ हो गया। जेब से रुमाल निकालकर अलमारी का दरवाज़ा खोला। रुमाल ही की मदद से साइनाइड की शीशी का ढकना खोलकर एक रत्ती से भी कम मिकदार में साइनाइड के चंद ज़र्रात कागज़ पर गिराए। शीशी बंद करके अलमारी में वहीं रखी। रुमाल से इसे दोबारा साफ़ कर दिया। कागज़ तय करके जेब में डाला। अलमारी बंद कर दी और अपनी उंगली को दूसरी उंगली से रगड़ता फूंके मारता अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। खुशकिस्मती हुई कि इस दौरान किसी से आमना सामना न हो। अपने कमरे में आकर बैठ गया। इस रोज़ जब मिस्टर टंडन ने रोज़मर्रा मीटिंग के लिए अपने कमरे में बुलाया तो मैं इसके सिगार पीने के अंदाज को गौर से देखता रहा। ये बात मुझे पहले भी मालूम थी कि मिस्टर टंडन बेतहाशा सिगार पीते हैं। इनकी मेज़ पर दाएं जानिब अखरोट की लकड़ी के बने हुए एक सिगार बक्स में मैडोना के सिगार हर वक्त पड़े रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। मिस्टर टंडन दफ्तर के औकात में सुबह से शाम तक 15-20 सिगार पी जाते हैं। इस शाम मैं दफ्तर से सीधा घर जाने के बजाय फूड स्टोर में चला गया, इसलिए चाय का पैकेट, सिगरेटों का कार्टन और शेविंग सूप खरीदा और साथ ही मैडोना सिगारों का एक पैकेट भी खरीद लिया। मैं इतना अहमक नहीं था कि सारे का सारा पैकेट अपने साथ घर ले जाता। रास्ते में एक वीरान जगह देखकर मैंने पैकेट में से 2 सिगार निकाल कर जेब में रखे और बाकी सिगारों को तोड़ मड़ोड़ कर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। वहाँ से मैं सीधा तगलक रोड पर गया जहाँ केमिस्टों की दुकानें खुली थी। यहाँ से मैंने टीका लगाने वाली एक सिरिंज खरीदी और घर आ गया। मैं जानबूझकर घर लेट पहुँचा था ताकि अगर सुजाता आई हो तो मेरा इंतज़ार करने के बाद वापस चली जाए। रात को जब खानसामा और नौकरानी सब चले गए तो मैं दरवाज़ा बंद करके बेडरूम में बैठ गया। शीशे की एक छोटी प्लेट में ताज़ा पानी के चंद कतरे टपका कर इसमें साइनाइड के ज़र्रात मिलाए, फिर उन्हें आहिस्ता से हिलाए। जब जहर के ज़र्रात पानी में घुल गए तो सिरिंज की बारीक सुई से जहर को ऊपर खींच लिया। ये जहर मिकदार में इतना ही था कि सिरिंज की सुई में ही रहा। अब मैंने मैडोना सिगार पर चढ़ा हुआ सेलोफीन कागज़ उतार दिया। जिस रोक सिगार सुलगाया जाता था, इस रोक सिरिंज की सुई को ऐन दरमियान में अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाकर सारा जहर सिगार के अंदर दाखिल कर दिया। जहरीला सिगार तैयार था। दूसरे सिगार को मैंने फ़ौरन चूरा करके फ्लैश में बहा दिया। जहर वाले सिगार को सेलोफीन के कागज़ में लपेट कर अपनी सिराने के नीचे रख लिया और अपनी स्कीम पर मज़ीद गौर करते हुए सो गए। सुबह जब नाश्ते के बाद दफ्तर गया तो जहरीला सिगार मेरे सामने था। मिस्टर टंडन का कमरा मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था।
बड़ा अफसर था इसका चपरासी भी अपने आप को किसी से कम ना समझता था। चुनाचा वो भी देर से आता था। ये बात मेरे हक में बहुत अच्छी साबित हुई। जिस वक्त मैं दफ्तर पहुंचा, टंडन और इसके चपरासी में से कोई भी ना आया था। मैं सीधा मिस्टर टंडन के एयर कंडीशन कमरे में चला गया। जहरीला सिगार मेरी जेब में था। मैंने जाते ही रुमाल अपनी उंगलियों के गिर्द लपेट कर मेज वाले सिगार बक्स को खोला। बक्स में सिर्फ 4-5 सिगार ही बाकी रह गए थे। मुझे खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि इस लिहाज से मिस्टर टंडन की मौत ज्यादा दूर नहीं थी। ये तमाम सिगार मैडोना के थे। मैंने रुमाल की मदद से जेब से मैडोना का सिगार निकाला। इसे थोड़ा पोंछ करके अगर कहीं मेरी उंगलियों के निशान रह गए हों तो वह भी दूर हो जाए। फिर सिगार बक्स में इसे इस जाविये से रख दिया कि सबसे पहले टंडन का हाथ इसी सिगार पर पड़े। इसके बाद सिगार बक्स को बंद करके रुमाल से पूंछा और कमरे में से बाहर राहदारी में निकल आए। राहदारी खाली पड़ी थी। ये मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन अगर कोई इस वक्त मुझे मिस्टर टंडन के कमरे से निकलते देख लेता तो मेरे लिए इसे भी कत्ल करना ज़रूरी हो जाता। मैं समझता हूँ कि ये शख्स खुशकिस्मत है जिससे मेरा आमना सामना नहीं हुआ था, वरना इसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि वो एक तरह से गवाह बन जाता। जिसने मिस्टर टंडन की मौत से पहले मुझे इसके कमरे से निकलते देखा था। कई उलझनें पैदा हो सकती थी, मगर वो आदमी बच गया और वो मेरे सामने ना आया। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।